नमस्कार। जिन जिन बच्चों का एग्जाम है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के, खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे का जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 4 फरवरी को होने वाला है, उनको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे बोर्ड के प्रश्न आपको कराएंगे जो सीधा का सीधा 4 फरवरी की परीक्षा में हूबहू छप जाएगा। ये कोई फेंकने वाली बातें नहीं है। आप पूछे कैसे, तो हम आपको करा रहे प्रीवियस ईयर का जितना भी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको, बहुत सारे जो है वो आपको चैनल पे 2025 करके यहाँ पे आपको मिलेगा। ये एडिट कर करके 24 के जगह पे और 25 लिख करके दे रहे हैं और कह रहे हैं वायरल प्रश्न है। बता दें कि जब तक 4 फरवरी आता नहीं, आप बोर्ड पे आप बैठ नहीं जाते हैं, उससे पहले कोई वायरल प्रश्न नहीं आता है। सब फेक रहता है, कोई 22 का, कोई 23 का, और उसी पे एडिट करके। तो हम आपको प्रीवियस ईयर यानी 2024 में किस हिसाब से पॉलिटिकल के एग्जाम हुए हैं उन्हीं प्रश्नों में कुछ जोड़ करके बातें बताएंगे, ताकि उसी प्रश्न हूबहू भी प्रश्न आते हैं और उसके अगर इर्द गिर्द भी प्रश्न अगर आते हैं उसी टॉपिक से संबंधित थोड़ा बहुत इधर उधर, तो आप आराम से बना पाएंगे। मतलब सभी प्रश्नों में सबसे बेस्ट प्रश्न आपको करा रहे हैं अब तक का इस चैनल के ऊपर में मिला या आप कहीं भी पढ़े। मतलब वही केवल क्वेश्चन आपको फोकस करना है जिस लेवल से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये रहा आपके सामने पहले प्रश्न। इसमें पिछले साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो बच्चे अपना टिक भी मारे थे, उसी को स्कैन करके रखे हैं। तो आप टिक पे न जाइएगा, बहुत सारे जो है वो गलत भी टिक किए गए हैं, पहले ही आपको सावधान कर दे। तो आप केवल जाएंगे कि आप पढ़े क्या है, आपके नजरिया में सही ऑप्शन कौन है। चलिए देखते हैं फटाफट से, प्रश्न बहुत सारे आपको कराने हैं तो थोड़े जल्दी जल्दी करते चलेंगे। पहले प्रश्न संख्या 1 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता या फिर संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो ध्यान रखेंगे, अगर राजनीतिक सत्ता का सबसे ज्यादा अगर कहीं से शक्ति मिलता है तो वो शक्ति जो है इस देश की जनता से मिलती है। हम भारत के लोग जैसे ही संविधान खोलेंगे तो उसमें लिखा भी रहता है, तो जनता से जो है वो सबसे ज्यादा शक्ति मिलता है। ये प्रश्न कहां से लिया गया है? तो हम जो प्रत्येक वर्ष बच्चे को 5 से 8 पेज का हम पॉलिटिकल में एक नोट्स देते हैं, लगभग वो 5 पेज का होता है, 8 पेज छोड़ दीजिए, ज्यादा बोल रहे हैं। वही 5 पेज में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको कम से कम हूबहू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जो कि प्रत्येक वर्ष देते हैं। आप भी लेना चाहे आपको भी देंगे। अब देखिए कैसे है, अब ये तो बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं कि कैसे हमारे सेट में से 14 नंबर आप प्रश्न देखिए हूबहू बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप 14 नंबर प्रश्न देख पाएंगे कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति? सेम के सेम आपको ऑप्शन उसी सीक्वेंस में देख रहे हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का सेट है। अगर इसी पैटर्न पे आप भी अगर करते हैं तो इस बार भी बेहतर प्रश्न आप करके आएंगे। अब देखिए प्रश्न जल्दी जल्दी देखेंगे, आप घबराइए मत, सभी टाइम सबको हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें दरअसल पॉलिटिकल में क्या होता है, आप स्ट्रेटेजी समझिए। आपके पास 2 बुक है, एक समकालीन विश्व और एक आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो ये ध्यान रखेंगे, 2 बुक से मिला करके लगभग 60-70 प्रश्न भी अगर आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत है। लेकिन 30-40 प्रश्न क्या कभी कभी 50 बार ऐसा प्रश्न होते हैं कि जो ये दोनों बुक के इतने ज्यादा चैप्टर आप पढ़े हैं और वहां से 40 से 50 प्रश्न जो है वहां से नहीं आते, मात्र 40-50% ही यहां से आते हैं। तब कहां से आते हैं? तब आते हैं एक्स्ट्रा पॉलिटी जो कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं। और उसके लिए बस हम 5 पेज का जो है वो असाइनमेंट तैयार किए हैं, जिसमें सब्जेक्टिव थ्योरी भी है और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव भी है, जैसा कि अभी आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में तैयार किया गया। अगर ये 5 पेज ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि उससे 20 से 30 प्रश्न भी आसानी से आप बना पाएंगे। जैसे आप देखें कि एक प्रश्न आसानी से बन गया। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, जहां जहां चीजें होगा हम आपको सभी चीज बताते चलेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है। खाली प्रश्न के ऊपर में ए भी जो बच्चा करेगा, हो सकता है कि इस बार भी कम अंक उनका आ जाए, लेकिन जो प्रश्न को विश्लेषण इर्द गिर्द समझते हुए चलेगा तो प्रश्न थोड़ा सा मोड़ करके भी आएगा। देखिए वही प्रश्न आते हैं, उसी टाइप के आते हैं, लेकिन सेम टू सेम आ जाए इसका आप दावा मत करिएगा, ठीक है, लेकिन इर्द गिर्द प्रश्न आते हैं। आप पढ़ेंगे निम्न में से कौन भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसमें से बताएंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है
संसदात्मक सरकार जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं, इसके अलावे स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अध्यात्मक सरकार और संघात्मक व्यवस्था। तो ध्यान सुनेंगे, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी होते हैं, इसके अलावे हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये भी है, और संघात्मक व्यवस्था की जब बात करते हैं तो ये भी है। और संघात्मक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो आप नोट्स अगर लिए होंगे और नहीं लिए होंगे तो आपको बता दें कि संघात्मक व्यवस्था जो है हमारे यहाँ कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। हमारे संविधान में कनाडा से ही जो है इसको लिया गया है। और भी बात करें, जैसे केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों का विभाजन होता है संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही। केंद्र सरकार के पास में क्या क्या पावर है और राज्य सरकार में क्या क्या पावर है, तो ये केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का विभाजन होता है। तो ये भी है, कनाडा से लिया गया। तो क्या नहीं है? तो अध्यात्मक सरकार जो है ये नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति, आप जानते हो, तो राष्ट्रपति ही जो है वो प्रमुख होते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी देखेंगे अंग्रेजी में, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप कई बार हिंदी से ना समझ में आए, ये उच्चारण वगैरह दिक्कत है, तो अंग्रेजी से काम चलाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रमुख, हमारे देश में पीएम प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं ना, तो वहां पे क्या होते हैं, सक्रिय रूप में राष्ट्रपति ही होते हैं। उसी शासन व्यवस्था को कहते हैं अध्यात्मक सरकार। तो ये आपका जो है कहते हैं कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो बिल्कुल सही बच्चा लगाया है, एकदम सी उत्तर सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में देखते हैं। बहुत सारा प्रश्न बोर्ड पूछता कैसे है, उसका अपना एक क्या स्ट्रेटजी है, किस लेवल का प्रश्न बनाता है, इसके माध्यम से यही पता चलेगा। और कुछ प्रश्न इसमें से हूबहू देखने के लिए मिलेगा और कुछ प्रश्न इसी के इर्द गिर्द आएंगे जो कि आपको हम बताते चले। जैसे अभी आपको बताए हैं, और हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो यदि आप पढ़े हैं, अभी समझे हैं, तो आप आराम से आप कनाडा टिक करके आएंगे। प्रीवियस ईयर में रहे या ना रहे, आप आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आराम से सुनते चलेंगे। प्रश्न अगला है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारे देश में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, ये सभी बातें आप पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव बताइए कि भारत में धार्मिक विविधता है। दूसरा जो है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव है, सम्मान भाव है। इनमें से सभी, बहुत सारे बच्चे को लगते हैं जैसे ही इनमें से सभी देखते हैं बस टिक मार देते हैं कि वाह यही सही होगा और सब चीज तो ठीक ही है कि भारत में धार्मिक विविधता, ये भी ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, ये सही बात है कि भारत में धार्मिक विविधता है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे है। ठीक है, और ये भी है कि हमारे संविधान में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये भी बात की गई। लेकिन प्रश्न यहाँ कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का केवल आपसे शब्द का भाव पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि हमारे संविधान में क्या क्या है क्या नहीं है धार्मिक रूप से। ठीक है, तो इस मामले में सही जवाब आपका केवल और केवल सी जाएगा। ठीक है, कि भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव है। ये सबसे बढ़िया जो है वो भाव बता रहा है किस शब्द को लेकर के, तो धर्मनिरपेक्ष को लेकर के। ठीक है, चलिए अगले सवाल के तरफ देखें। अब देखिए अगला सवाल है, लेकिन देखिए पहले बता दिए कि आप सावधान रहेंगे इसमें जो टिक लगा है उससे। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था है जिसमें बताए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन बंटवारा कर दिया जाता है, ये कहां से प्रभावित है भाई? कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, या फिर आपका ब्रिटेन से। तो यहाँ बच्चा ब्रिटेन लगाया है जो कि गलत है। अभी कुछ देर पहले बताएं ये कहां से लिया गया भाई, तो ये कनाडा से है। ठीक है, कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्व, ये भी पूछा जा सकता है क्या, कि पूछा गया भी है अगले दूसरे, क्योंकि 2 पाली में जो एग्जाम हुआ था तो अगले अगले जगह पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, और इसी में आप क्वेश्चन पेपर में आगे भी कराएंगे, हो सकता है कि आएगा। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। इसी को कहते हैं डीपीएसपी, याद रखेंगे डीपीएसपी। ठीक है, चलिए और कौन कहां से आएगा एक एक चीज बताते चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आएगा, यहां से भी प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है, यूएसए से क्या लिया जाएगा, मौलिक अधिकार वगैरह, तो ये आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है
ध्यान से देखेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई? बताएंगे, फटाफट से आपको बताने हैं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई? थोड़ा सा यहाँ डीप उग गया है तो ये समझने में दिखने में दिक्कत होगा, तो आप सुन करके काम चला लीजिए। न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, स्विट्जरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। अब आपको अगर भारी लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बच्चा जो है एकदम बिल्कुल एकदम सही करके आया है कि ये अमेरिका ही सही होगा। आप कहेंगे अमेरिका कैसे सही होगा? ये देखिए, एक पेज के नोट्स में ऐसा हम समेटे हैं कि बहुत ज्यादा प्रश्न बना है। ये आप देख पा रहे हैं कि यूएसए, याद रखेंगे, ये आप देख पाएंगे भाई मेरे, यूएसए वाला में आप आइए यहाँ पे, और लिखा हुआ है क्या भाई? देखिए यहाँ पे कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी न्यायालय को यह शक्ति है कि संसद द्वारा कोई भी अगर नियम कानून विधि बनाया गया है तो उसकी जांच कर सके, और ये उनको मिला है अनुच्छेद 137 के तहत शक्ति जो है वो मिला है। ठीक है, किसको? न्यायालय को मिला है। ठीक है, तो न्यायपालिका को यह शक्ति है कि संसद द्वारा कोई भी नियम बनते हैं, जैसे कोई भी नियम अगर संसद में बनता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। ठीक है, संसद के मतलब भी आप ध्यान रखेंगे, संसद का मतलब एक तो आपका लोकसभा, याद रखेंगे, राज्यसभा, और एक आपके राष्ट्रपति, तीनों अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा? संसद ये कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी नियम लोकसभा राज्यसभा के बाद जो है राष्ट्रपति के जब साइन लग गया तो ये बन गया नियम। तो ये संसद कोई नियम बना दिया। अब ये नियम अच्छा है कि गड़बड़ है, इसकी जांच कौन कर सकता है? तो न्यायपालिका कर सकता है। याद रखेंगे, इसकी जांच जो है वो न्यायपालिका कर सकता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत उसको शक्ति है भाई? तो अनुच्छेद 137 के तहत ये शक्ति दिए गए हैं। कुछ भी नहीं ध्यान रहता है, कम से कम सुन करके रखेंगे तो जरूर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हल्के हल्के प्रश्न आपको करा ले। तो ये आपका न्याय पुनर्निरीक्षण जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए। तो बिल्कुल सी सही उत्तर है। अब ये देख लीजिए, ये भी बढ़िया सा प्रश्न है, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज व्यवस्था से कई प्रश्न आपको आएंगे, और पंचायती राज व्यवस्था से इतना प्रश्न आता है कि इस पे हम आपको जो है अलग से नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं कि जितने पंचायती राज से क्वेश्चन बने वो सारा का सारा आपका इधर से ही बन जाए कि इनकी संरचना किस प्रकार है, इसमें प्रमुख जो समितियां है पंचायती राज में ये कर दिए हैं, कौन से 73वां संविधान संशोधन 1992, सारी बातें यहाँ पे आपको दे दी है शॉर्ट वे में। ठीक है, चलिए, तो अगर बात कर ले पंचायती राज से, तो ये जो है आपके राज्य सूची है, याद रखेंगे, राज्य सूची है। और इसका उल्लेख जो है आपको बता दें हम कि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में मिलता है। किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 40 में मिलता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही इसको जोड़ा गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात करते हैं। ठीक है, भाग 4 अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन, नहीं पढ़े होंगे तो केवल सुन लीजिए, एग्जाम में फायदा ही फायदा, टॉनिक नियन होगा भाई मेरे, एकदम भरोसा रखिए। तो भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और इसी में ये बीच में 40 जो है इसी में जोड़ा गया है पंचायती राज व्यवस्था। अब क्या है नहीं है शॉर्ट में तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि ये राज्य पर, ठीक है, राज्य सूची पर है। राज्य सरकार की मनमानी इसमें चल सकती है, मनमानी क्या कि वो नियम बनाएंगे इसमें जो भी नियम होंगे। ठीक है, और सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कहां से शुरू होता है, तो वो आप याद रखेंगे कहां से शुरू होता है, तो आप कमेंट में करेंगे। और अगर लग रहा है कि सर ये तो हार्ड क्वेश्चन देके फंसा रहे हैं, हमें तो नहीं आता है कि कहां से शुरू हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स ले लीजिए, आपका नोट्स में सारा राजस्थान के कहां कहां से लागू हुआ है, सारी बातें हैं, महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए वो सब पढ़ लीजिए। मात्र 5 पेज का है, तुरंत आप पचा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है आपके सामने
किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? बताएंगे दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान जो है वो कौन से अनुसूची में है? दूसरी में, पांचवी में, आठवीं में या फिर 10वीं में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये बात ध्यान रखेंगे, कौन सी अनुसूची में? 10वीं में। 1985 में संविधान संशोधन कर करके, और ये 92वां संविधान, 92वें संविधान संशोधन, याद रखेंगे 92वें संविधान संशोधन 1985 में कर करके 10वें अनुसूची में, याद रखेंगे, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान लाया गया। क्यों लाया गया? आपको मालूम था कि जब देश में चौथा लोकसभा का आम चुनाव होता है, जिससे चुनावी भूकंप की भी संज्ञा दी जाती है, और इंदिरा गांधी किसी तरह से कम बहुमत लाके सरकार तो बना लेती है, लेकिन आप पढ़े होंगे बुक के अंदर में कि वहां पे क्या होते हैं, एक का नाम है गया राम, याद रखेंगे क्या नाम है? तो गया राम। तो गया राम क्या किए कि बस महज कुछ ही दिनों में 3 बार NS पलटी कर दी। तो जब छोड़ करके गए तो कहा गया कि जो गया वो गया राम है, और फिर दूसरे पार्टी में गए और फिर अपने पार्टी में आ गए, तो जो आया वो आया राम। तो गया राम, गया लाल आया, गया राम आया राम करके है, नाम उनका था गया लाल, ठीक है, गया लाल नाम है। तो जो गया वो गया राम था, आया वो आया राम था। आप NCERT में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो दल बदल किए थे, और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे कोई एक पार्टी ऐसा छोड़ के इधर चला गया, तो दूसरे में बहुमत ज्यादा हो गई, तो इसकी सरकार बन जाती, तुरंत इसकी सरकार गिर जाती है। और फिर इधर से इधर आया तो फिर इसकी सरकार गिर गई, फिर इसकी सरकार बन गई, बहुत समस्या होता है। तो इसी पर आगे चल कर करके और 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 1985 में दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। कौन संविधान संशोधन? ध्यान रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, फटाफट से कोशिश करेंगे ज्यादा भी प्रश्न हो, और प्रश्न एकदम इर्द गिर्द समझते भी चलिएगा, क्योंकि यही से प्रश्न फिर आएंगे, थोड़ी सी खाली बदल के आएंगे। अगर सुन रखेंगे तो आराम से बना पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है? आप जानते हो कि एक होते हैं ऐसे नियम जिसपे केवल केंद्र सरकार नियम बनाती है, एक ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे केवल राज्य सरकार नियम बनाती है, और एक ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम बनाते हैं, जिसको कहा जाता है समवर्ती सूची। याद रखेंगे। और ये समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है भाई? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बता दिए कि एक ऐसा लिस्ट है कि इस लिस्ट में जो भी मुद्दे हैं उस पे जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची कहां से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो ये कहां से लिए गए हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। और इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार में। और अब पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में कौन है इसमें? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब उस नोट्स की बातें हम आपको क्या बताएं, आप बस ले लीजिए हमसे और आराम से उसको पढ़ लीजिए। बोलिएगा कि कैसे मिलेगा सर? तो बता दें आपको, मेरा एक नंबर है, लिखिए 8825 और 37 और 6551। आप इस पे कांटेक्ट करके, महज 5 पेज का होगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए फी क्या आपको देना होगा? तो पैसा आपको लगेगा 11 रुपया। आप 11 रुपया इसी नंबर पे फोन पे करके और आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट 11 रुपया के भेज देंगे। बस 5 मिनट के अंदर जो है वो 5 से 6 पेज जो भी होगा वो नोट्स आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। केवल एक झलक देख लीजिएगा, दावा करते हैं कि 15 से 20 प्रश्न आपको उसी से बन जाएंगे, तो बन जाएंगे। और अगर समझिए कि लक अच्छा रहा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक ठाक गया, तो आप उसमें 20 प्लस भी आराम से कर पाएंगे, 30-35 तक भी आराम से जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपके सामने प्रश्न है 9 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। तो 9 के सी उत्तर एकदम सही है। फटाफट से बताते चलेंगे, कुछ प्रश्न आपके लिए देंगे भी ताकि आप कमेंट करें, नहीं तो एकदम निष्क्रिय रहिएगा, अपने से कुछ नहीं छानबीन एक्टिविटीज करिएगा तो फिर आपका वजूद कम जाएगा।
टीचर देखिए कितना भी सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ा दे, कभी भी 100% नहीं होता है। कितना भी सिलेबस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, वो 100% होगा नहीं। वो मान के चलिए कि 40 से 50% ही आपका काम आता है। अब वो 100% में बदलता कैसे है? तो 100% में बदलता है अपने आपके प्रैक्टिस से। आप उस पे क्वेश्चन ले करके उस पे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो वो प्रैक्टिस ही जो है वो 100% में बदल सकता है। तो ये आपसे एक्टिविटीज बीच बीच में 1-2 प्रश्न देंगे, आपको कराएंगे। बस ये बता दें कि ये 312 है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपका यूपीएससी आप जानते होंगे, यूपीएससी जिससे आईएएस बनता है। इसके अलावे आपका आईएएस हो गया, ठीक है, आईपीएस हो गए। तो ये सब जो है इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट प्रशासनिक है। तो यही है आपका अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, इसका उल्लेख है 312 में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये कहां से लिया गया है ये कमेंट करेंगे तो समझेंगे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये बताएंगे कि ये कहां से लिया गया है। जब हमारे यहाँ अंग्रेज राज करते थे तो हमारे यहाँ 1935 का जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहीं से लिया गया है लोक सेवा आयोग का, उसी के तहत सारी चीजें है, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते चले, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार क्या है। अब ये प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, आराम से सोच के बताइएगा कि मौलिक अधिकार क्या है। ये वाद्य योग्य है या फिर अवाद्य योग्य है, कठोर है या फिर लचीला है, ये आपको कमेंट में करना है। लेकिन मौलिक अधिकार से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये आपको हम पहले बताते चले। सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 में इसका उल्लेख है, याद रखेंगे भाग 3 में उल्लेख है। कहां से कहां भाई? तो 12 से लेकर के और 35 में। इसमें एक आर्टिकल है 17, याद रखेंगे छुआछूत से संबंधित है, वो ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबल वाली बात। तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है 17 वाला। ऐसे 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 3 में इसका उल्लेख है। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके और इसे अनुच्छेद 301 के तहत इसको 300A में रखा गया है, कानूनी अधिकार के तहत। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारे से प्रश्न आपके आएंगे। बाकी आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे ताकि आप एक्टिविटी करें। चलिए अगला प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से आपको समझाएंगे ताकि एक बार में सेट हो जाएगा, दोबारा नहीं भूलेंगे, प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर गुलजारी लाल नंदा। फटाफट से बताएंगे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर गुलजारी लाल नंदा। तो बच्चे गलत लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो गुलजारी लाल नंदा जी हो जाएंगे। इनका जो है वो प्रधानमंत्री का शासनकाल काफी छोटा रहा है। कब बने थे? तो देखिए देश में लोकसभा के लगातार 3 बार चुनाव हुए थे, 1952 में, फिर 5 साल 52, 5 57 में, फिर 5 साल जो है वो 1962 में, ठीक है। ये जोड़ लीजिएगा, तीनों चुनाव में 350 से प्लस सीटें केवल जो है वो कांग्रेस लेकर के आया। रीजन था कि कांग्रेस पार्टी देश की काफी पुरानी पार्टी थी, लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, काफी लोकप्रिय है, तो इसीलिए बहुमत भी ज्यादा आते थे। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है 27 मई 1964, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है भाई 27 मई 1964 को, तब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो पार्टी जब तक फैसला करे तब तक तत्काल रूप से याद रखेंगे प्रधानमंत्री बनाया जाता है गुलजारी लाल नंदा को। तो ये एक बार गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री रहे, बहुत कम दिनों के लिए ही, और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तुरंत चुनाव होंगे नहीं, पार्टी के पास बहुमत है, तो पार्टी के अध्यक्ष जो है वो फैसला कर लेता है कि भाई हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन शास्त्री जी का भी कारोबार ज्यादा नहीं चलता है। शास्त्री जी भी जब 64 में प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के बाद, और जब ये ताशकंद में समझौता करते हैं तो 1966, याद रखेंगे 10 जनवरी 1966 को ताशकंद का समझौता होता है, और 11 जनवरी 1966 को खबर आती है भारत में कि शास्त्री जी का
निधन हो गया है हृदय गति के रुक जाने के कारण। तो फिर से जब एक बार 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो जाता है तो फिर से प्रधानमंत्री के पद खाली हो जाते हैं, तो गुलजारी नंदा को फिर से एक बार कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है और इसके बाद पार्टी जो है एक अनुभव विहीन महिला को प्रधानमंत्री चुन लेता है और वो कोई और नहीं, वो इंदिरा गांधी रहेगी। ये इंदिरा गांधी, जिस सिंडिकेट वाले ने इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बना लिया, याद रखेंगे, अनुभव विहीन समझ करके, लेकिन ये काफी अनुभवी निकल गई और सिंडिकेट के लोगों के ऊपर में जुल्म ढाने लगी और वही सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता जैसे आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी, जैसे महाराष्ट्र के एस के पाटिल, बंगाल के अतुल घोष और मद्रास दक्षिण भारत के एक बहुत जिसकी तूती बोलती है के कामराज, जिन्होंने दक्षिण भारत में मिड डे मील योजना भी चलाए थे। तो ऐसे बड़े बड़े कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन लोग अपना एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, वो लोग सिंडिकेट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो सिंडिकेट, ये प्रश्न के रूप में भी आ सकता है आपसे कि सिंडिकेट क्या है, ठीक है। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंडिकेट कहलाते थे और यही सिंडिकेट वालों ने आगे चल करके इंदिरा से नाराज होकर करके और कांग्रेस पार्टी टूट गया दो गुटों में 1969 में। ये भी पूछा जा सकता 69 में कि कांग्रेस पार्टी दो वर्ग में कब विभाजित हो गई। 1969 में एक बन गई कांग्रेस ओ और एक बन गई कांग्रेस आर रही इंदिरा वाली और एक कांग्रेस ओल्ड वाली पार्टी जिसमें सिंडिकेट वाले सब लोग इधर चले गए। तो सारी बातें जो बता रहे हैं ना काफी हिट है, यहां से सवाल एकदम लद लद करके एकदम बनेगा, समझते हैं ना। चलिए, तो 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही आप इनको कहिए, ठीक है। तो बहुत कम इनका समय काल रहा गुलजारी लाल नंदा जी का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा भाई, 12 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल रह चुके हैं? फटाफट से बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की बात चल रही है। आरबीआई बनने के लिए एक्ट आया था 1934 में और बन करके भाई ये भारत में 1935 में इसका स्थापना हो गया था और पहले इसकी मुख्यालय जो है वो कलकत्ता हुआ करते थे। 1937 में इसकी मुख्यालय जो है 1937 में मुख्यालय मुंबई लाया गया और तब से मुख्यालय मुंबई ही है और मुंबई में मुख्यालय होने के कारण मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। ये सारी बात अगर याद करेंगे ना, एग्जाम आपका कुछ नहीं कर सकता, बाल बाका नहीं कर सकता, ठीक है। बढ़िया से मुस्कुरा के आप आराम से सही उत्तर लगाइएगा। तो कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे? तो पीवी नरसिम्हा राव या फिर बिपिन सिंह, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं, बस एक ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, उनका नाम है मनमोहन सिंह। टॉप 10 में अगर भारत के टॉप 10 अर्थशास्त्रियों में अगर नाम देखें तो एक मनमोहन सिंह का भी नाम आता है और इनका निधन भी अब हो गया है। मनमोहन सिंह का क्या हो गया भाई? तो निधन हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, निधन हुआ है तो प्रश्न आ सकते हैं इनसे जुड़े भी। तो मनमोहन सिंह तो भाई हिट है, प्रश्न आ जाएगा, किसी तरह से आ जाएगा। इनके नई आर्थिक नीति से आपको प्रश्न बना दिया जाए, ये किसी भी तरह से प्रश्न बनेगा, लेकिन बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 12 का सी उत्तर एकदम सही है। अगर सवाल आ रहा है सर कब बने थे ये, तो आपको बता दें 1982 से लेकर के और 1985 के बीच जो है ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न के ऊपर में हम देखें। अगला प्रश्न है नोटा। चलिए, चुनाव के समय आप नोटा जानते होंगे, ठीक है, कि किसको नोटा दबा देना है, किसी को वोट नहीं देना है। बताएंगे नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया कि भाई अगर जनता किसी को वोट नहीं देना चाहता है तो एक और विकल्प लगाया गया ईवीएम में कि आप नोटा दबा सकते हैं। 12 में, 2013 में, 2014 में, 2018 में। तो अगर बी उत्तर चूज किए तो बिल्कुल सही है। 2013 के अंदर में ही याद रखेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम में नोटा वाला विकल्प ऑप्शन बढ़ाया था, ठीक है। तो ये 13 का बी उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना ले इसे। चलिए, अगला प्रश्न है, सारे के सारे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न करा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं करा के हम फेंक रहे हैं कि भाई ये लड़ जाएगा, छप जाएगा, हमारा वीवीआई है, ये है, वो खराब भी चला जाता है। आप सोचिए, दोबारा जीवन में आपके पास 12th बोर्ड नहीं आएगा। आप यहाँ फंसे हैं कि वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये आ जाएगा, आ जाएगा, आप क्वेश्चन अपने हिसाब से करा रहे हैं, तो वो आ सकता है, ना भी आ सकता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ तो प्रश्न हूबहू ऐसे आ जाएंगे। अगर उसी के रिकॉर्डिंग अगर चीजों को समझे हैं इर्द गिर्द, तब समझिए कि आप आराम से बना पाएंगे। आपका समय
बर्बाद नहीं जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था बताएंगे? तो आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, इनमें से सभी सही है भाई। सीमा विवाद को लेकर के है ही, आप जब देखते हैं तो इधर बॉर्डर वाला को लेकर के है, ये है, इधर भी कब्जा हो गया है, तो ये पीओके वाला इलाका है, इसको लेकर के है। आतंकवाद की भी समस्या है, और सिंधु नदी जब यहां से जाती है तो इसकी 5 सहायक नदियां भारत में, तो ये जल विवाद भी है, तो यानी डी उत्तर एकदम सही है। ठीक है, अगले प्रश्न देखें, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है, बताएंगे कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 26 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 26 दिसंबर? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, भारत जीता, और भारत की जो सैनिक है उनकी आहुति वगैरह भी कुछ लोग जो है वो वीरगति को भी प्राप्त हो गए। तो ये उनको याद में कहीं न कहीं 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 15 का ए उत्तर एकदम आपके राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किए हैं? कौन से राष्ट्रपति है जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किए हैं? नीलम संजीव रेड्डी, इन्हीं को एन संजीव रेड्डी कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से थे, कांग्रेस के बड़े नेता में से एक है, या फिर ज्ञानी जैल सिंह है, शंकर दयाल शर्मा है, या फिर के आर रायणम भैया नारायण, ये ध्यान रखेंगे, हर बार में तो गड़बड़ बोला जाता है। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा बात है। चलिए, अगर आपको लग रहा है ये पॉकेट वीटो क्या है और वीटो पावर आप सोचने लगे कि हम जानते हैं कि वीटो पावर जो है वो यूएनओ में 5 को मिला है अस्थाई, और 15 जो है 15 में से 10 जो है वो 10 को अस्थाई मेंबर है, वीटो 5 के पावर है, ऐसा नहीं जाना है। पॉकेट वीटो पावर अपने देश के अंदर में एक ऐसा पावर है कि इसके बाद जो है ना, वो जैसे आप होते हैं कि कानून वगैरह बनता है, वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, राष्ट्रपति उसको अस्वीकार भी कर सकता है, दोबारा से उसको संसद में लौटा सकता है, जो पावर है, तो ये बीच बीच में रह जाता है। ठीक है, ये देश के अंदर की बात है, ये पॉकेट वीटो, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। तो ये लगाए हैं आपके ज्ञानी सैल के द्वारा। ठीक है, तो ये 16 का आपका बी उत्तर सही है। वो डाकघर संबंधी जो मसला था उसी में संशोधन को लेकर के 1986 ईस्वी में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ये लगाए गए थे। तो आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे क्या भाई? तो ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगर संशोधन से पूछ लिया जाए तो डाकघर संशोधन से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न देखें, 17 नंबर प्रश्न, नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? बताएंगे नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार। नक्सलवाद जैसे आता होगा तो शायद इस राज्य में से आपको लगता होगा या तो छत्तीसगढ़ या तो आंध्र प्रदेश। अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल गलत है, इसकी शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल से होती है। ठीक है, तो बी उत्तर ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल से भारत में नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, और वहीं से जो है अलग अलग विद्रोह से संबंधित सरकार जो थी उनसे नाराज होकर के वहां के जो लोग हैं वो हथियार उठा लिए थे। अक्सर में ऐसा ही होता है कि सरकार से रूठे हुए जो दबे कुचले वर्ग के लोग होते हैं, जो पढ़े भी नहीं होते कि कलम की ताकत से लोगों को बता सके, ठीक है, उनको लगता है कि सरकार हमें दबा रही है, हमारे संसाधनों को छीन रही है, तो वो पढ़े लिखे है ही नहीं, तो कलम क्या उठाएंगे, तो वो हथियार उठा के सरकार के विरुद्ध में काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता, जातिवाद, इनमें से सभी। तो राष्ट्र के निर्माण में जाहिर सी बात है कि ये सबके सब जो है वो बाधा है, चाहे वो आपके भाषाओं की विविधता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसके अलावा और बहुत सारे बाधाएं हैं, ये सब मेजर बाधा है, प्रमुख बाधा है। अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश विनोबा भावे, ये जानते हैं तो डायरेक्ट क्या आपका टाइम ले, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति की नारा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के देखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? याद कर लीजिएगा, चूंकि पहले जो मुख्यमंत्री और पहले जो राज्यपाल हैं ये भैया बदलने वाले नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर पहले मुख्यमंत्री कहे आपसे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह। अगर पहले राज्यपाल अगर बोले, राज्यपाल समझते हैं 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, अगर 2 राज्य आपस में अगर सहमति चाहे तो 2 राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ऐसे राज्य में राज्यपाल होते हैं, जैसे
केंद्र में अगर कोई नियम बनता है तो आप जानते हैं कि नियम कैसे बनेगा, तो संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के बाद आपका राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो नियम बन जाता है। उसी तरह से राज्य के अंदर में विधानसभा में नियम बनेगा और विधानसभा के बाद जब उस पर राज्य के राज्यपाल, याद रखेंगे राज्य के राज्यपाल का जब साइन हो जाएगा तो वो राज्य के लिए वो नियम बन जाएगा जी, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल जो है वो कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम, राजेंद्र प्रसाद बिहार के पहले राज्यपाल नहीं, गलत लगा लिए हैं, अंदाजे मारा है बच्चा, तो ये है आपके जयराम दास दौलत राम। और वर्तमान में जो है आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, लेकिन अब वो चेंज हो गए हैं, वो केरल के राज्यपाल हो गए हैं। और जो केरल में जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करके थे, ये आरिफ मोहम्मद खान अब केरल के राज्यपाल नहीं है, अब ये बिहार के राज्यपाल हो गए हैं। तो इधर 2-4 राज्यपाल इधर से उधर हुए हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मणिपुर मिजोरम भी नहीं ध्यान रखेंगे, इधर उधर के 2 गो बिहार के राज्यपाल कहां चले गए हैं, केरल में। तो 12वां में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप याद रखेंगे केरल से एक राज्यपाल बिहार में आके बन गए, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। कम से कम ये याद रखिएगा कि मुस्लिम जैसा नाम, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है कुछ कुछ तो कट जाएगा। चलिए, तो ये बातें ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहां से किसी न किसी से टोर ममोर के आपका आ सकता है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सृजन 2000 में, देखिए क्या कह रहा है, नहीं हुआ है। कई बार लगता है 2000 में हुआ है और बकला जाते हैं, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे तो लगे अरे इसका भी तो वही में हुआ, इसका भी तो यही में। तो 2014 में तेलंगाना का हुआ है। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य बना है, और ये कह रहा 2000 में नहीं हुआ है, तो ये तेलंगाना ही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तराखंड हो चाहे झारखंड हो छत्तीसगढ़ सब 2000 में ही बना है। हाँ, समय अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सब 2000 ईस्वी में ही बना है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, और मध्य प्रदेश एमपी से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बन गया है। तो ये सब 2000 में बने और तेलंगाना 2014 में बने। चलिए, तो अगले हम प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके सामने रहा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आप सीधा का सीधा देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछा गया है भाई, हूबहू यहीं से आएगा जो आपको 5 पेज का जो देंगे ना, राम बाण एकदम कहते कि घोर के पी लो और छप जाएंगे, वही बात हो जाएगी। तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ब्रिटेन से नहीं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी परीक्षा में आपको काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है? ठीक है, 25 है, 26 है, 27 है, 29। अब बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि 29 हो सकता है क्या, 28-29 राज्य ऐसे है तो हर राज्य का एक तो हाई कोर्ट होगा ही, तो ऐसा बात नहीं है। 2 राज्य पर भी सहमति से एक हाई कोर्ट होते है नहीं, कई जगह पे है भी, ठीक है। तो टोटल बात कर लेंगे तो 25 बिल्कुल सही बच्चा लगाया है, ठीक है। 25 जो है वो देश में कुल उच्च न्यायालय है, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, साफ्टा की स्थापना कब हुई? 24 नंबर प्रश्न है, साफ्टा की स्थापना कब हुई? तो साफ्टा की स्थापना हुई है आपका 2004 में साफ्टा बना भाई, लेकिन लागू हुआ 2006 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी उत्तर एकदम आपके सही चल जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न हम देखें, और बाकी इसके आगे जो है वो भी 2 दिन और टाइम है। आज तो 1 तारीख 2-3 डेली वीडियो छोड़ रहे हैं, इधर हम एक्टिव हैं आपके लिए, डेली देख के खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आज बिहान करेंगे तो आपके पास ज्यादा वीडियो हो जाएगा, आलस में 1-2 दिन चला जाएगा। और पॉलिटिकल में एक बार जितना आपके मार्कशीट पे छप गया उतना अंक, उसमें 1 अंक भी, हमारी बात की याद रखिएगा, 1 अंक भी आप चाह के कभी भी भविष्य में उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी 2 दिन मत आलसी करिए, एकदम आप मन पे कंट्रोल करके लगे रहिए। भारत किस तरह का गणतंत्र है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, इनमें सभी आप सब जानते हो। संविधान की प्रस्तावना जैसे ही आप खोल के पढ़ेंगे तो उसमें आगे ही मिल जाएंगे, उसमें धर्मनिरपेक्षता की भी बात है, समाजवादी का भी है और संप्रभु है। तो ये आपका डी उत्तर इनमें से सभी एकदम राइट है, ठीक है। अगले एक सवाल आपको हम दे रहे हैं, अभी फिलहाल आप कमेंट करेंगे तो करेंगे और नहीं भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण क्या है? तो अगले हम आपको 26 से लेकर 25 करा दिए और 26 से लेकर
50 और ऐसे ही 2 से 3 दिन के अंदर में 4 तारीख आने से पहले आपको हम पिछले वर्ष का पूरा एकदम विश्लेषण के साथ प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। और यही से सवाल आपका जो है वो लगभग छपेगा। ये वादा नहीं करते हैं और संभावना नहीं बता रहे आपको, ये हम आपसे दावा कर रहे हैं कि एकदम आएगा ही तो आएगा, ठीक है। दावा कह लो या वादा कह लो, जो भी हो। बाकी सीरीज को जरूर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास में, चूंकि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस टाइम पे देख पाएंगे तो उतना ही हम आपके लिए अगला सीरीज भी ला करके देंगे। अगर कम बच्चे देख पाते हैं तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर ये नहीं करिएगा कि सर आप पूरा नहीं डालते तो शायद एक नंबर और आ जाता। आप एक वीडियो देखे थे, काफी लाभ हुआ था सर, छप गया था एकदम लगे सीधा का सीधा। अगर और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कराए होते तो शायद 2-4 नंबर और बढ़ जाता। तो ये पछताने वाली बात ही नहीं, ठीक है। आप शेयर कर दीजिए, किसी को 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा आएगा उससे मतलब नहीं। लाखों लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसका मार्क्स क्या है नहीं है, आप अपने इलाका में तो आप अपने मार्क्स से ही जाने जाएंगे ना, ठीक है। तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए अपने मित्रों दोस्तों के पास में। बाकी व्यूज जाता है और अच्छा व्यूज जाना चाहिए, एकदम लाइक आपका एकदम आना चाहिए, तो आगे एकदम सॉल्यूशन कराएंगे। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।